दोस्तों नमस्कार। हमने तो गवर्नेंस को लेकर सरकार को चुना था। हम तो मानकर चल रहे थे इस देश के भीतर में जो काला धन है, इस देश में जो करप्शन है, इस देश के भीतर में जो अव्यवस्था है, इस देश में जो भी सार्वजनिक उपक्रम है, इस देश की जो अर्थव्यवस्था सत्ता के दायरे में सिमटती चली जा रही है, इन सारी चीजों को गवर्नेंस के जरिए व्यवस्थित किया जाएगा। लेकिन यह कहां पता था कि इस देश का प्रधानमंत्री झटके में ओबीसी हो जाएगा। इस देश में मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की काबिलियत उनकी जातियों से परखी जाएगी। यह भी कहां पता था कि एक के बाद एक सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होती सरकार अपने खर्चे को बढ़ाएगी, लेकिन इस देश में प्रति व्यक्ति आय धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यह भी कहां पता था कि इस देश के भीतर में जो भी उत्पादन से जुड़े हुए उद्योग हैं, उनके सामने खतरा मंडराने लगेगा। यह भी कहां पता था कि हम धीरे धीरे दुनिया के सामने अपनी शिक्षा को लेकर आगे बढ़ने की सोच जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वैकल्पिक तौर पर ना तो अल्टरनेटिव शिक्षा है और ना ही दुनिया को संभालने और अपने देश को संभालने के लिए अल्टरनेटिव एनर्जी की दिशा में बढ़ने की कोई भी सोच है। जब समूची दुनिया अपने सार्वजनिक संस्थानों को बचाने में लगी है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर चीन हो या फिर रशिया हो या फिर ब्रिटेन हो, वहीं पर भारत अपने सार्वजनिक उपक्रमों को प्राइवेट हाथों में बेचकर पल्ला झाड़ने की परिस्थितियों में आ गया है। और शायद मौजूदा वक्त में दो सबसे बड़ी स्थिति चौंकाने वाली है। एक तो भारत के भीतर में कोयले से ही जितनी भी यहां पर पावर सेक्टर है, 70% से ज्यादा पावर सेक्टर कोयले से चलता है और भारत में दुनिया में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है। लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति इतनी विकट होती चली जाएगी कि भारत के पावर सेक्टर के सामने कोयला ना मिल पाने की परिस्थितियों से जूझने की स्थिति आकर खड़ी हो जाएगी। कमाल की स्थिति है। और इन परिस्थितियों में जिस तरीके से एयर इंडिया औने पौने दाम में यह कहकर बेच दिया गया, हम तो बरसों बरस से लगे हुए थे कि इसे बेच दिया जाए और अब बिक गया है तो आप सवाल खड़ा करते हैं। हमें लगता है कि इस देश के बैंक हो चाहे सार्वजनिक उपक्रम हो, इस देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे इस देश की बेसिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, इस देश के भीतर में एजुकेशन का सवाल हो या एजुकेशन और डिग्री पाने के बाद रोजगार का सवाल हो, मौजूदा वक्त की सरकार ने हर दृष्टि से आंखें मूंदकर इस देश को जातियों में बांटा है। पहले धर्म में बांटकर सियासत को साधना चाहा, अब जातियों में बांटकर अपनी सत्ता को बचाए रखने की एक आखिरी कोशिश हो रही है। लेकिन इस देश का सच क्या है? और देश का सच क्या इतना विभत्स हो गया है कि इकोनॉमी का बंटाधार कर दिया गया और उसके बाद आत्मनिर्भरता का नारा लगाया गया। और आत्मनिर्भरता का मतलब सब कुछ अपने हाथ से दूसरों को सौंपते हुए चंद पैसे हथेली में रखकर अपने खर्चे को बढ़ा लें और फिर शानदार गाड़ियों में घूमने लगे। यह परिस्थिति है। हमें लगता है कि आज सरकारी दस्तावेजों को ही टटोलिए, समझिए, इस सच को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत के सामने सबसे बड़ा संकट पावर प्लांट्स को लेकर है। 135 पावर प्लांट इस देश में चल रहे हैं और 7 राज्यों ने कहा है कि कोयला सिर्फ 4 दिनों का है। सरकार भी कह रही है कि 4 दिनों का है, लेकिन आप हाफिए मत। लेकिन जब आप औसत निकालेंगे तो इस देश में सबसे कम कोयला इससे पहले कभी रहा है तो 15 दिनों का रहा है। पावर प्लांट की सांसें फूलेंगी नहीं तो क्या होगी? तो क्या देश में ब्लैकआउट हो जाएगा? यकीनन नहीं होगा। सरकार कह रही है हम कोयला आयात कर लेंगे, सरकार कह रही है हम दूसरे माध्यमों से कोयला ले लेंगे। लेकिन अगला सवाल यह है, जब आप इस दौर में कोयला बाहर से मंगाते हैं तो वो पहली की तुलना में लगभग 60% ज्यादा महंगा है। उसका बोझ कौन ढोएगा? क्या वाकई कॉरपोरेट ढोएगा? क्या वाकई सरकार अपने हिस्से में लेगी? या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेगा उसी पर यह बोझ आने वाला है? उसी पर यह बोझ आएगा, क्योंकि इसके समानांतर में इससे पहले जो जो काम सरकार ने किए हैं सारा बोझ जनता पर है। और उसकी ताजी तस्वीर पेट्रोल डीजल के जरिए भी परख सकते हैं, एयर इंडिया के जरिए भी परख सकते हैं, रेलवे के जरिए भी परख सकते हैं और इस देश के भीतर में बंदरगाहों के जरिए भी परख सकते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत इस देश को है और वह सब कुछ मुनाफे में तब्दील कॉरपोरेट के हाथ में सौंपकर सरकार नींद में सो गई है। हमें लगता है इन परिस्थितियों को इसलिए अब समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कोयले की परिस्थिति को देखिएगा तो 135 पावर प्लांट
जो इस वक्त मौजूदा वक्त में देश के भीतर चल रहे हैं, उनके पास जो कोयला मौजूदा वक्त में है वह 7,000 टन से नीचे आ गया है। 2 तारीख को यह 7,928 टन था। एक एक दिन के बाद घटते चला जा रहा है। इस दौर में कोयले का उत्पादन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सरकार 2 बातों का जिक्र कर रही है कि कोरोना के बाद हमारी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ गई, और दूसरी तरफ इस दौर में मानसून कुछ ऐसा आया जिसने खदानों में पानी भर दिया, आवाजाही मुश्किल हो गई। लेकिन कोरोना से पहले भी देश की बिजनेस एक्टिविटी बहुत तेज थी। उस समय कोयला कम नहीं था, और मानसून की जो परिस्थितियां हैं वो इससे पहले भी आती थी, लेकिन कोयले की खपत भी होती थी और कोयले का उत्पादन भी होता था। इस दौर में सरकार सच बताने से चूक रही है। उसने प्राइवेट हाथों में कोयला खादान जो सौंपी है बिड लगा लगा के, और उसको लेकर जो कोयला खादानों को लेकर उन इलाकों में जो अनरेस्ट है, खास तौर से जो ट्राइबल्स इलाके में खादान है जो सबसे ज्यादा है, वहां पर सोशल अनरेस्ट की स्थिति है। और प्राइवेट खादान, जो सरकारी खादान प्राइवेट हाथों में चली गई, वह सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन जानता है, मुनाफा जानता है। और यह परिस्थितियां उन इलाकों में अनरेस्ट पैदा कर चुकी है। एक तरह से संघर्ष की स्थितियां हैं, इसीलिए उत्पादन कम हो पा रहा है। सरकार इसे नहीं बताएगी, ये अनरेस्ट की वजह से ऐसी परिस्थिति आ गई है। लेकिन बहरहाल, एनर्जी ना हो तो उसका क्या मतलब होता है किसी भी देश के लिए? उसकी पूरी बिजनेस इकोनॉमी ठप पड़ जाती है। और इस दौर में हमने कोई ऐसा काम भी नहीं किया है कि एनर्जी के जो दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उसको हमने डेवलप कर लिया। हमने कोई काम नहीं किया है। इसके ठीक समानांतर एक दूसरा निर्णय जो एयर इंडिया को बेचने को लेकर लिया गया, यह हर कोई जानता है कि वह लगभग कर्ज में डूबी हुई थी। 60,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबी हुई थी। लेकिन इसके अंदर का सच भी क्या है? अंदर का सच यह है कि अगस्त के महीने तक इसका घाटा जो था, कर्ज जो इस पर था, 61,562 करोड़ का था। हर दिन घाटा चलाते वक्त 20 करोड़ का सरकार कह रही थी। अगर हम ऑपरेशनल करते हैं तो 20 करोड़ का घाटा हर दिन होता है। साल का घाटा लगभग 7,300 करोड़ का होता है। लेकिन एयर इंडिया को बेचा गया टाटा को 18,000 करोड़ में। 18,000 करोड़ में से सरकार को मिले 2,700 करोड़ रुपए कैश, और बाकी 15,300 करोड़ रुपए वो कर्ज को लौटाएगा। कर्ज है 61,562 करोड़। अब 15,300 करोड़ रुपए कर्ज जब लौटाएगा तो भी 43,562 करोड़ रुपए कर्ज बच गया। सरकार ने कहा कि हम उसकी जो बिल्डिंग और दूसरे एसेट हैं हम उसको बेचेंगे। उसका भी जब हिसाब लगाया गया तो पता चला 14,718 करोड़ रुपए ही आएंगे। यानी फिर भी कर्ज बच गया सरकार के ऊपर 28,844 करोड़। दुनिया के भीतर में कोई भी सीए बैठ जाए और दुनिया के भीतर में कोई भी इकोनॉमिस्ट बैठ जाए, वो कहेगा कि आपने 18,000 करोड़ में एक तो जो सौंप दिया है वह तकरीबन कीमत उसकी 32,000 करोड़ की उसकी कीमत ही थी, उसको आपने 18,000 करोड़ में बेच दिया। उसके बाद कर्ज भी आपके ऊपर 28,000 करोड़ का बचा हुआ है। ये कौन सा गणित है जो आप चला रहे हैं? क्योंकि इन सब के बीच जो बेहतरीन डील टाटा के लिए जरूर हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि एयर इंडिया का पिछले 10 साल का जब आप कच्चा चिट्ठा देखेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ 2% का लॉस है। 2011 से 2020 तक 917 करोड़ रुपए ऑपरेशनल कॉस्ट है एयर इंडिया का। बाकी जो कर्ज है वो दरअसल जो कर्ज लिया गया उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो कर्ज है। उसके अलावे जो मार्केट में जो डेप्रिसिएशन होता है कि एयरक्राफ्ट की कीमत क्या है, उसको लेकर जोड़ घटाव हिसाब किया गया और 18,000 करोड़ में दे दिया गया। एक मैसेज यहां से निकलता है, सरकार कुछ भी चलाना नहीं जानती है या कुछ भी चलाना नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार की फहरिस्त में वो तमाम सेक्टर हैं जो दुनिया में कोई भी सेल नहीं करेगा। कोई भी सरकार इस दौर में सेल नहीं कर रही है, लेकिन भारत सरकार कर रही है, क्योंकि वह चलाना नहीं जानती है या फिर चलाना चाहती नहीं है। ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि आत्मनिर्भरता का नारा जब इस दौर में दिया गया तो दुनिया के भीतर में इस दौर में जो फॉर्च्यून ने 500 कंपनियों की लिस्ट जारी की, उसमें आप कल्पना कीजिए मैक्सिमम कंपनी चाइना की है 124 फर्म्स। उस 124 में से 95 फर्म्स स्टेट ओन्ड है, यानी सत्ता के पास है, सरकार के पास है। अमेरिका की भी 118 कंपनियां जो हैं उसमें से 98 कंपनियां सरकार के पास है। ओईसीडी कंट्रीज की जो 26 कंपनियां हैं उसके पास भी गवर्नमेंट के पास 21 कंपनियां हैं। और इसके अलावे जब आइएगा भारत तक पहुंचिएगा तो भारत के पास पहुंचते पहुंचते आप
खाली हो जाएंगे। ब्राजील, भारत, मैक्सिको, इसके अलावा जो 17 देश है, तकरीबन 135 कंपनियां इन देशों की है, लेकिन भारत के भीतर में सिर्फ 6 कंपनियां ऐसी हैं जो कि उस फेरिस्त में आती है, और भारत उसको भी सेल करने की स्थिति में ला रहा है, जो कि फॉर्च्यून की लिस्ट में है। उसमें एक नाम, सबसे बड़ा नाम बीपीसीएल का है। यानी ध्यान दीजिए, भारत ने इस दौर में दुनिया की रेस में कहां पर है। आईटी सेक्टर शून्य है, ऑयल सेक्टर जो है उसको बेचने की तैयारी कर रहा है, कोल और मिनरल की स्थिति क्या हो गई है, प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया है, टेलीकॉम, मोबाइल, सोलर, कंप्यूटर चिप्स, भारत कहीं नहीं है इस दौर में। तो हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पैसे को ला रहे हैं, पैसे से खरीद रहे हैं, और बाकी इस देश में जो गरीबी है 80 करोड़ लोगों की, उससे हम पल्ला झाड़ चुके हैं, और आने वाले वक्त में उस मिडिल क्लास से भी पल्ला झाड़ रहे हैं जो कहीं सरकार से राहत चाहता है, रियायत चाहता है। सरकार ये देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारत का संकट, भारत पेट्रोलियम 17 देशों में इसके एसेट हैं, भारत में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स है, इसके जरिए इसको भी भारत बेचने की दिशा में बढ़ रहा है। शिपिंग इंडस्ट्री, लगभग 1989 में जाइएगा तो 40% कब्जा शेयर होल्डर्स सरकार का था, वो घटते घटते 6% तक का टारगेट लेकर सरकार चल रही है, उससे ज्यादा नहीं रख पाएगी। एचएमटी सोचिए कोलैप्स हुआ तो हम लोग 80% इंपोर्ट करने लगे मशीन मैकेनिक टूल्स का, जो इससे पहले हम लोग खुद करते थे। यानी जो बैकक्रॉक ऑफ मैन्युफैक्चर जो होती है मैन्युफैक्चरिंग, वह हमारी टूट गई बैकबोन, और अब हम इंपोर्ट पर आकर टिक गए। आईडीपीएल जो इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है, वह जब बिका तो उसके बाद हम पूरे तरीके से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको लेकर चीन पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह कोलैप्स करने की परिस्थिति में आया, और डिफेंस को हमने प्राइवेट सेक्टर में दिया। उसके बाद स्थिति और नाजुक इस देश के भीतर में आत्मनिर्भरता की हो गई, वह पूरी तरीके से प्रॉफिट बेस्ड में चलेगी। बीएचईएल जो स्थिति है उसको कभी सपोर्ट नहीं किया, और आज की तारीख में जो भी पावर सेक्टर है भारत के भीतर में, वह चीन के इक्विपमेंट पर निर्भर है। हम अपने रूप में डेवलप कर ही नहीं पाए, और शायद हमने इस दौर में कोई भी दुनिया में जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी थी उस दिशा में कोई काम नहीं किया। तो कौन सी गवर्नेंस, हमने एक्सपेरिमेंट किए मंत्रिमंडल में, अलग अलग लोगों को शामिल करके नारा दिया मिनिमम गवर्नेंस, लेकिन मंत्रियों की तादाद 75 पार है, वो मैक्सिमम गवर्नेंस की स्थिति में है। लेकिन इन सब के बाद भी इनका खर्चा बढ़ते चला जा रहा है, देश का खर्चा नीचे जा रहा है। यह कैसी परिस्थिति, क्योंकि ध्यान दीजिए जो दुनिया की उभरती हुई टेक्नोलॉजी है उसमें सोलर वेफर्स है, उसमें कंप्यूटर चिप्स है, उसमें ईवी बैटरीज है, हम लोग कहीं नहीं है, हम कहीं टिकते नहीं है। एविएशन पर भी ध्यान दीजिएगा तो हम लोगों ने बहुत पहले निर्णय ले लिया था कि डिफेंस को छोड़कर बाकी एविएशन पर ध्यान नहीं देंगे, और हालत यह आ गई कि एयर इंडिया को 32,000 करोड़ का माल 18,000 करोड़ में बेच दिया, और खुद ही सारी जिम्मेदारी ले लेगी, जबकि एयर इंडिया को खुद चालू करते तो वो प्रॉफिट में रहता, मुनाफे में रहता। सारी चीजें दूसरे को सौंप दी, क्योंकि हम चलाना नहीं जानते हैं। और इस दौर में जो लोहा, स्टील, खनन, रोड, बिजली, विमान, एविएशन, दूरसंचार, रियल एस्टेट, ये सारे 80% कर्ज में डूबे हुए हैं भारत के भीतर में। तो हम कौन सी इकोनॉमी को संभाल रहे हैं, हम कैसी इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। हमने तो सोचा था कि गवर्नेंस संभालेंगे, और गवर्नेंस संभालने की परिस्थिति में इस देश की जो 12 बड़ी कंपनियां हैं, जो स्टील से जुड़ी हुई है, जो कपड़ा से जुड़ी हुई है, जो बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई है, जो जहाज बनाने वाली कंपनियां हैं, वो नेगेटिव ग्रोथ में जा चुकी है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह था कि इस देश का कम से कम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंकों पर टिका होगा उसको तो ठीक करें। लेकिन इस फहरिस्त में जब हम देखते हैं कि सरकार तो तैयारी कर चुकी है, बीपीसीएल को बेचना है, पवन हंस को बेचना है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचना है, सेल की कई यूनिट्स को बेचना है, शिपिंग कॉरपोरेशन को बेचना है, बेमेल को बेचना है, जो नीलांचल इस्पात जो है उसको भी बेच देना है, और उसके बाद जो पाइपलाइन में उसके बाद भी लगा दी है सरकार ने लिस्ट, और कहा है कि हम आईडीबीआई, फेरो स्क्रैप निगम, राष्ट्रीय इस्पात निगम, कॉन्कर, एचएलएल, लाइफ केयर, पीडीआईएल, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो होती है, आईएमपीसीएल जो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल है, उसको भी बेच डालेंगे। यानी ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि भारत का संकट क्या है, और इसको लेकर एक रिपोर्ट है एसोचैम और क्रिसिल की स्टडी है,
उसने बताया कि ये सारी चीजें जो नेगेटिव में चलेगी, ये पैसा कहां से लेगी? जो जनता का पैसा बैंक में जमा है वही पैसा तो ये लोग उठाते हैं और लौटाते नहीं है। उसी को तो हम लोग एनपीए कहते हैं और वो उसका बहुत साफ टारगेट है। सरकार रिटर्न ऑफ जो करती चली जाती है, उन सब के बावजूद भी मार्च 2022 तक हमारा एनपीए 10 लाख करोड़ के ऊपर होगा, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। और उसमें पहली बार नजर आ रहा है कि बड़ी वजह हमारा रिटेल सेक्टर का भी डगमगाना है। रिटेल सेक्टर ने इस दौर में इंडस्ट्री के इक्वल लोन लिया है, उससे ज्यादा ही लिया है। अगर जुलाई के महीने में देखें तो लगभग 28 लाख करोड़ इंडस्ट्री भी लोन लेती है, 28 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन रिटेल सेक्टर भी लेता है। यह धीरे धीरे चलते चला जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा सच क्या है? सब कहेंगे कि यह सिर्फ मोदी काल में हुआ है क्या? यकीनन मोदी काल में हुआ है, क्योंकि यह इकोनॉमिक्स नहीं समझते हैं, यह इस देश की गवर्नेंस को नहीं समझते हैं, इस देश में जो चीजें हैं उसको कैसे संभाला जाए यह भी नहीं जानते हैं। क्योंकि अगर आप ग्रॉस एनपीए पर आइएगा, जो बैंकों पर है, अगर आप तुलना करनी शुरू कीजिएगा तो यूपीए का 2008 से 2014 तक और 2014 से 2020 मोदी काल तक ईयर बराबर है। जरा परखिए, 5 लाख करोड़ जो ग्रॉस एनपीए था 2008 से 2014 के बीच में था, और 2014 से 2020 के बीच में ये 21 गुना बढ़ गया, 18,28,000 करोड़ हो गया। और इसका भी एक अनूठा सच ये है कि जब हम आपको ग्रॉस एनपीए बता रहे हैं तो इस दौर में जो रिटर्न ऑफ हुआ है वह भी देखिए। रिटर्न ऑफ किया गया यूपीए सरकार में 32,109 करोड़ 2008 से 2014 के बीच में। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट यानी मोदी गवर्नमेंट जो आई 2014 से 2020 के बीच में, इसने 6,83,388 करोड़ रुपए इसने अपने तौर पर रिटर्न ऑफ किया है। गजब की परिस्थिति है, क्योंकि अगर आप दोनों काल में देखना शुरू करें तो हमको लगता है दोनों का जो सबसे हाईएस्ट काल है इसको जरा समझिए। मोदी काल में सबसे ज्यादा जो ग्रॉस एनपीए बढ़ा है वो 2017-18 में बढ़ा है, जो इलेक्शन से ठीक पहले की परिस्थिति थी, 4,88,175 करोड़, और उस वक्त रिटर्न ऑफ किया गया था 1,29,503 करोड़। जो मैक्सिमम 2013-14 में मनमोहन काल में बढ़ा वह 1,63,920 करोड़ था और रिटर्न ऑफ किया गया था 13,794 करोड़ रुपए। ईयर वाइज अगर देखना शुरू कीजिएगा, ईयर वाइज भी देखते चले जाइए तो आपको जानकर हैरत होगी। 2008 में एनपीए 24,000 करोड़ रुपए, उसके बाद 44,000 करोड़ रुपए, उसके बाद 58,000 करोड़ रुपए, उसके बाद 93,000 करोड़ रुपए, उसके बाद 1,19,000 करोड़ रुपए, उसके बाद 1,63,000 करोड़। यह मनमोहन काल का है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप यहां आते हैं 1,77,000 करोड़, 3,85,000 करोड़, 3,27,000 करोड़, 4,88,000, ये लगातार बढ़ते चला जाता है। यानी संभालने वाला कोई नहीं है। तो हम किस गवर्नेंस का जिक्र आपसे कर रहे हैं? और इस दौर में जो डिसइन्वेस्टमेंट का नारा लगा, हमको लगता है यह भी जरूर समझने की जरूरत है। भारत सरकार चाहती थी कि इस इन्वेस्टमेंट का दौर में जब मोदी सत्ता आई तो अभी तक उसने टारगेट लिया था लगभग 8,10,000 करोड़ रुपए का माल हम बेच डालेंगे। उसका जो एनालिसिस किया गया कि अगर जिस तरीके से एयर इंडिया का एनालिसिस किया गया कि 32,000 करोड़ का माल आपने 18,000 करोड़ में दे दिया, कर्ज भी आप ही के हिस्से में आ गया, मुश्किल में आप ही फंस गए। डिसइन्वेस्टमेंट में 2014-15 से 2020-21 तक 8,10,925 करोड़ का टारगेट रखा गया और टारगेट अचीव इन्होंने किया 3,89,879 करोड़ रुपए। इसमें यह 18,000 करोड़ भी हमने जोड़ दिया जो एयर इंडिया का है। बरस दर बरस अगर इस परिस्थिति में लेकर आइएगा, सवाल यह है कि इस दौर में सरकार जो रिटर्न ऑफ करती चली जाती है, हमें याद आता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री मोदी को दिसंबर 2020 में। उसमें उन्होंने लिखा था कि आपने इंडस्ट्रीज को इस दौर में लगभग 7,95,000 करोड़ रुपए माफ किए। आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और किसानों को माफ क्यों नहीं देते हैं? आपने इस दौर में कॉरपोरेट को जो टैक्स की रियायत दी वह भी लगभग 1,40,000 करोड़ की थी। आप किसानों को रियायत क्यों नहीं देते हैं? यह सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठा, कांग्रेस की तरफ से पत्र भी लिखा गया, लेकिन शांति बरती गई। सबसे बड़ा सवाल यह हो चला है इस देश के भीतर में हमने सरकार को चुना क्यों, और इस देश में किसी भी सरकार का काम क्या है, और अगर वो नहीं संभाल सकती है तो वो चली जाए।
वो नहीं संभाल सकती है और नहीं उसके अनुकूल परिस्थिति बनती है तो उसके लिए फिर चुनाव होंगे और चुनाव के बाद उस जनता बदल देगी। यही काम उसने कांग्रेस को लेकर किया था, क्योंकि याद कीजिए 2011 के बाद से इस देश के भीतर में एक के बाद एक स्कैम उभर कर आ रहे थे। CWG स्कैम था, 2G स्कैम था, कोयले का स्कैम था, दुनिया भर की आदर्श का मसला आ गया था। ये सारे मसले उभर कर आ रहे थे। उसमें सही झूठ का एक अलग मसला है, उसमें CAG का क्या रोल था यह भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। लेकिन जनता ने तय किया कांग्रेस को हराएंगे। लेकिन हमें लगता है यह पहली बार एक डिजास्टर गवर्नमेंट के तौर पर यह सरकार अपने आप को इस देश में इसलिए स्थापित कर रही है क्योंकि इस देश को चलाना कैसे है यही वो नहीं जानती है। और जब यही नहीं जानेगी तो हो सकता है कल कोयले की कमी से पावर सेक्टर्स बंद होने शुरू हो जाए, इस देश की जो बिजनेस एक्टिविटी है उस पर लगाम लगने लगे, इस देश की इकोनॉमी यूं भी डावाडोल है और डामाडोल हो जाए। किसी तरीके से सरकार उन सेक्टर्स को बचा के रखेगी जहां पर उसका प्रचार प्रसार होते रहे और इस देश का मीडिया उस दिशा में आंख मूंद लेगा और वो आपको बताएगा ही नहीं कि यह क्राइसिस आ गया है। क्योंकि अगर ध्यान दें तो मध्य प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख दिया कि यह क्राइसिस आ रही है। मंत्री महोदय बाय बोले उन्होंने कोई क्राइसिस नहीं है, 4 दिन का हमारे पास कोयला और आने वाले वक्त में हो जाएगा कोयला। सवाल यह है कि हो तो जाएगा, लेकिन वो अब जो कॉस्टली होगा उसमें भारत में वेलफेयर स्टेट की सोच जो है उसको तो आपने दफन कर दिया। इस देश में जो भी एक सेकुलरिज्म के साथ एक सोशलिज्म जो चलता था वह भी आपने दफन कर दिया। दुनिया के सबसे ज्यादा गरीबों को पाल रहा देश एक झटके में कैपिटलिस्ट कैसे हो सकता है और उसकी पूरी फिलॉसफी कैपिटलिज्म के आश्रय कैसे चल सकती है और उस पूरी की पूरी सोच में सरकार का अपना जीने का रवैया इतना शानदार कैसे हो सकता है जहां उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने करोड़ रुपए का जहाज प्रधानमंत्री के लिए खरीद ले, दुनिया की सबसे कॉस्टली गाड़ी में वह सफर करें। यह कैसे संभव है? लेकिन यह हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यह देश अपने आप में धनी है और उस धनी देश को कंगाल बनाकर उसका बंटाधार करके इस देश में जो आत्मनिर्भरता का नारा भी दिया गया वह भी इतना खोखला है कि वह सिर्फ बहलाने और बरगलाने के लिए है। क्योंकि हर कोई जानता है उम्र तो कितनी होती है जिंदगी जीने के लिए, लेकिन किसी देश की उम्र कितनी होती है यह कोई नहीं जानता है। लेकिन व्यक्ति अगर खुद को देश मान ले तो अपनी उम्र के साथ वह देश को जोड़ने की दिशा में निकल पड़ता है और उसको लगता है मैं खत्म हो जाऊं तो देश भी खत्म हो जाए। इस परिस्थिति में इस देश को लाकर रख दिया गया है। यह सोचने की बात है और शायद पहल करने की भी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।